हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्या करते हैं, कक्षा 12वीं की एक बहुत ही आईएमपी यूनिट दैनिक जीवन में रसायन का हम अध्ययन करते हैं। और इसमें हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है औषधियाँ या ड्रग्स, या फिर उनको साधारण भाषा में बोलें तो दवा। ठीक है, तो इसमें हम सारे आईएमपी जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में वो कवर कर लेंगे। अब जो पहला है हमारा है प्रति अम्ल। पहली औषधि हम पढ़ते हैं प्रति अम्ल या एंटासिड के बारे में। तो जो प्रति अम्ल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अम्ल। अम्ल सब समझते हो आप, लेकिन यदि हम यहाँ प्रति की बात करें तो प्रति का मतलब होता है हमारा यहाँ से प्रतिकार से, या प्रतिकार का दूसरा अर्थ अपन ले सकते हैं विरोध करने वाले, अर्थात जो अम्ल का विरोध करे, ठीक है, अम्ल का प्रतिकार करे। यदि डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न अम्ल की अधिक मात्रा को क्या करें, उदासीन कर दें और पीएच को अनुकूल स्तर तक ले जाएं, ठीक है, या पीएच को बढ़ा दें, क्योंकि जो अम्ल हैं पीएच को कैसा कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पीएच को बढ़ा दें या अनुकूल स्तर तक ले जा दें वो प्रति अम्ल कहलाएंगे हमारे, ठीक है। तो जो प्रति अम्ल है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्थित दवाएं हम यूज़ करते हैं। तो उन दवाओं के नाम आप देख लेते हैं। पहली दवा है यहाँ पे सिमेटिडीन, दूसरी है रेनिटिडीन, ठीक है, और थर्ड है ओमेप्राजोल, और ये उसी की प्रजाति की हैं। ओमेप्राजोल है, लैंसोप्रेजोल है, पेंटापैराजोल है, ये भी इसके यूज़ में होती हैं। देखो अब जो है हमारा, यदि हम क्रिया देखें कि ये जो दवाएं हैं वो कारणों को कैसे ख़त्म करती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो अमाशय है, ठीक है, अमाशय की जो दीवारें हैं उसमें कुछ ग्राही या रिसेप्टर लगे रहते हैं, और एक रसायन यहाँ पे यूज़ होता है जिस रसायन का नाम है हम यहाँ पे हिस्टामिन, ठीक है। तो जो हिस्टामिन है यही क्या करता है, अमाशय में पेप्सिन तथा HCl को सीक्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है कि अमाशय के ग्राही और पेप्सिन के बीच में आपस में अन्योन क्रिया होती है, और इनकी अन्योन क्रिया से पेप्सिन और HCl निकलते हैं, जिससे अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, यदि हमने ये दो दवा ले ली है, कौन सी, सैरेटिडीन और रेनिटिडीन, तो ये क्या करते हैं, जो हिस्टामिन है, ठीक है, हिस्टामिन की जो अमाशय के ग्राही है इनकी आपस में क्रिया होने से रोकते हैं, इनकी आपस में क्रिया होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसके कारण क्या होती है, पीएच अधिक, जो ज़्यादा पीएच बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। तो जो दूसरी औषधि है या दूसरा ड्रग है हमारा प्रतिहिस्टामीन है, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपना एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, प्रतिहिस्टामीन, ठीक है। हिस्टामिन एक रसायन है, और प्रति का मतलब होता है प्रतिकार, जैसे कि अपन देख चुके हैं, मतलब जो हिस्टामिन का प्रतिकार करे या उनको रोके। अब देखो हिस्टामिन का यहाँ पर रोल समझो। जो हिस्टामिन है ये क्या करता है, शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है, अर्थात जो प्रतिहिस्टामिन दवाएं हैं वो एलर्जी को हमें एलर्जी से बचाने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, एलर्जी को दूर करती हैं, ठीक है। अब एलर्जी बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे हमारी किसी को रहती है त्वचा पर क्या हो जाते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, ठीक है, ये एलर्जी है। या फिर किसी को हो सकती हैं अस्थमा भी किसी को हो सकता है, या किसी को किसी परागकण या किसी डस्ट बस्ट से तुरंत में जुकाम हो जाता है, इस टाइप की एलर्जी भी रहती है। या फिर ऊतक शोथ करके एक बीमारी होती है, ठीक है, मतलब इसमें ऊतक या जो टिश्यू हैं वो फूल जाते हैं, या किसी को ऐसे ही नॉर्मल किसी भी चीज़ से खुजली होने लगती है, ठीक है, जिससे उनको एलर्जी रहती है, उसके संपर्क में आते हैं तो खुजली होने लगती है, ठीक है। तो ये विभिन्न टाइप की हमारी एलर्जी हैं, तो ये हिस्टामिन इनका कारक होता है, ठीक है। देखो आपको इसमें एक आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो हिस्टामिन है, यहाँ पे जो हिस्टामिन है ये क्या करता है, एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, ठीक है। वैसोडाइलेटर अर्थात ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं ना, जिससे ऐसी वाहिकाएं जिससे ब्लड होके जाता है, उनको क्या करता है, ब्लड वेसल को एक तरह से डाइल्यूट कर देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पास हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्लड पास होगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और उसी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है, हमको विभिन्न टाइप की एलर्जी होती हैं, जैसे अस्थमा उसी से होता है, ठीक है। सांस लेने में एकाएक दिक्कत होने लगती है, उसको बोलते हैं अस्थमा। तो
तो ये कारण है। तो ये शब्द आपको याद रख लेना, कौन सा, वैसोडाइलेटर। अब बात कर लेते हैं जो प्रतिहिस्टामिन है वो कौन कौन सी प्रतिहिस्टामिन जो दवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कुछ जो आईएमपी दवा हैं जो आपने बार बार देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो एविल है, ठीक है। ये इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। किसी को एलर्जी हो गई, खुजली हो रही है, ठीक है, बॉडी में, तो बोलते हैं कि एविल खा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एविल है, एविल का जो नाम है फेनिल एमीन मैलिएट है, रासायनिक नाम है, ठीक है। दूसरा जो गांव में या शहरों में जो बहुत आसानी से दवाई यूज़ होती है वो है सिट्राजिन, ठीक है। इसका भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। और भी कुछ आईएमपी दवाएं हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें क्लोरफेनरामिन, ठीक है, जो जीट के नाम से आती है। ये ब्रोमफेनरामिन, ये डाइमेटेन है, ठीक है। डाइफेनिल हाइड्रामिन, ये बेनाडिल के नाम से आती है, ये भी आईएमपी दवा है। बेनाडिल बार बार यूज़ होता है ये नाम भी, बेनाडिल। और कुछ नाम आपको और याद रखना है, जैसे कुछ दवा और हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टर्फेनेडीन, ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो है सेल्डेन, ठीक है, सेल्डेन के नाम से बिकती हैं ये। और बस यही हैं, और ज़्यादा याद रखना है तो आप एक और याद रख सकते हो, प्रोमेथाजीन, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछा जाए क्वेश्चन कि हिस्टामिन की निम्न में से कौन दवाएं हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये मिन याद रख लेना, ठीक है। हिस्टामिन में जो मिन आता है ना, ठीक है, तो ये क्लोरफेनरामिन है, ब्रोमफेनरामिन है, यहाँ भी मिन आएगा, डाइफेनिल हाइड्रामिन ये भी है, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है, ये मिन या फिर डीन याद रख लेना, ठीक है। जैसे सिट्राजीन है, ठीक है, टर्फेनेडीन है, प्रोमेथाजीन है, तो ये आपको एक थोड़ा सा वर्ड मैचिंग टाइप का हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जो अब हम थर्ड औषधि पढ़ रहे हैं वो है प्रशांतक, या जिसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज़र। तो हम कुछ इसके अलग अलग प्रकार देखेंगे। जो प्रशांतक हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको सबसे पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रशांतक है ये होते क्या हैं। तो देखो, जो प्रशांतक है, यदि इनके बारे में हम पढ़ें तो ये ऐसी औषधि या ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। यदि मान लो किसी व्यक्ति को हो गया तनाव, ठीक है, किसी को ज़्यादा हो गई थकावट, ठीक है, या किसी को किसी प्रकार की चिंता हो गई है, ठीक है, बार बार वो चिंता कर रहा है, या फिर कोई मानसिक बीमारी हो गई है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जो दवा यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं प्रशांतक, ठीक है। तो कुल मिला के मोटा माटी हम ये बोल सकते हैं कि प्रशांतक वो होते हैं जो अच्छा होने की भावना को प्रेरित करते हैं और तनाव, चिंता, थकान, मानसिक बीमारी से निजात दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन सभी के जो कारण है, मतलब जो जितनी भी बीमारी हो रही हैं, ये लगभग इस वजह से होती है कि इंसान की जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो प्रशांतक होते हैं, ये जो प्रशांतक दवाएं होती हैं, जो ट्रैंक्विलाइज़र होते हैं, वो क्या होती है, नींद की गोली का आवश्यक घटक होता है। मतलब किसी भी प्रकार की हम नींद की गोली लें वो प्रशांतक की कैटेगरी की ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करें इनके प्रकारों की, तो जो पहला प्रकार है वो हिप्नोटिक है, फिर नॉन हिप्नोटिक है, फिर नार्कोटिक है, सेडेटिव है, और एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन से बचाने वाली दवाएं। जो ट्रैंक्विलाइज़र है, पहला ट्रैंक्विलाइज़र है वो है हमारा कौन सा है, हिप्नोटिक या सम्मोहक, नाम से स्पष्ट है। ये क्या करते हैं, निद्रा उत्पन्न करने वाली औषधि हैं, ठीक है, जो निद्रा उत्पन्न करें और निद्रा से क्या हो जाए, तनाव हमारा या जो कोई मानसिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो इस कैटेगरी में जितने भी बारबिट्रेट्स वाली जो औषधियाँ रहती हैं, मतलब आपको ये वर्ड याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बारबिट्रेट किससे संबंधित है, तो वो हिप्नोटिक है या फिर ट्रैंक्विलाइज़र से, ठीक है। तो बारबिट्रेट, इसमें 3 टाइप की दवाओं के नाम भी आपको याद रखना है, सेकोनल, ठीक है, वेरोनल और ल्यूमिनल, ठीक है। ये 3 ड्रग्स के आपको नाम याद रखना, 3 औषधि के। तो ये हिप्नोटिक कैटेगरी के हैं, या फिर हिप्नोटिक कैटेगरी के हैं, या फिर फुल कैटेगरी में ट्रैंक्विलाइज़र में। जो दूसरी कैटेगरी है वो नॉन हिप्नोटिक है या विसम्मोहक है, नाम से स्पष्ट है कि ये दवाओं को यूज़ करने से किसी भी प्रकार की हमको निद्रा या नींद उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। विसम्मोहक है, यदि इनमें दवाओं की या ड्रग्स के नाम है यदि हम याद करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पे सेरोटोनिन और वैलियम, ठीक है। ये नॉन हिप्नोटिक है, सेरोटोनिन और वैलियम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से ट्रैंक्विलाइज़र कौन कौन से हैं। तो जितने भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो सारे ट्रैंक्विलाइज़र हैं, पर यदि आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए अलग से कि हिप्नोटिक में कौन आएगा, नॉन हिप्नोटिक में कौन आएगा, ठीक है,
और नारकोटिक में कौन आएगा, तब ये आपको याद रखना है। बाकी हैं तो सारे ट्रैंक्विलाइजर ही। अगला है वो आता है नारकोटिक प्रकार। ठीक है, नारकोटिक जो मुख्यतः हैं वो क्या करते हैं, जैसे भी किसी को बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए तो उनको कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो नारकोटिक में क्या होता है, ऐसी दवाएं आती हैं जिनको खाने से हमको क्या हो जाती है, लत लग जाती है। ठीक है, मतलब इनके हम एडिक्ट हो जाते हैं, लत लग जाती है। ठीक है, जैसे हेरोइन है, ठीक है, कोकेन है या पैथिडीन है, ये क्या है, नारकोटिक कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इनको क्या है, सिर्फ मेडिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा कठिन ऑपरेशन हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोई को पेन हो, दर्द हो, तब इन दवाओं का यूज़ होता है। अगला जो प्रकार है वो सेडेटिव का है। ठीक है, सेडेटिव अर्थात ऐसी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसकी वजह से हमको ये सब प्रॉब्लम हो। ठीक है, और यहाँ पे जो वैलियम है और जो बारबिट्रेट्स हैं, ये कुछ दवाओं के नाम हैं। अगला देखो है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का जिसमें आते हैं फेनिलजीन और आइप्रोनियाजिड, ये दवाएं हैं। कुछ और देख लेते हैं जो बचा कुचा है। इसमें हम देखेंगे कि जो आता है क्लोरडाइजीपॉक्साइड, ये एक दवा है, आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे मेप्रोवाइमेट, यदि किसी को तनाव हो, ठीक है, तो उसके लिए ये दवा यूज़ की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे यदि किसी को बहुत ज़्यादा अधिक तनाव हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए, तो यहाँ पे हम इक्वेनिल दवा का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आईएमपी है, एग्ज़ाम में आ गया है ये इक्वेनिल, तो आपको ये भी याद कर लेना है इक्वेनिल। देखिए बच्चों, जो अगला प्रकार है वो है हमारा पीड़ाहारी का, एनाल्जेसिक्स का। ठीक है, या इसको इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ये हैं। तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, आपको दिखते होंगे यहाँ पे। लेकिन हम देखें कि ये दर्द निवारक या जो पीड़ाहारी हैं ये होती क्या है। ठीक है, तो आपको नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में जो पेन या जो पीड़ा हो गई है उनको दूर करती हैं। जैसे नाम ही है दर्द निवारक या पीड़ाहारी। ठीक है, जैसे आप घर में एस्पिरिन या पैरासीटामॉल खाते हो ना, वो इसी के प्रकार हैं। ठीक है, तो उनको भी अपन देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे अपन अभी। देखो, इसके दो प्रकार हैं, एक है नारकोटिक और ये दूसरा है नॉन नारकोटिक। तो नारकोटिक को हम एडिक्टिव दवा भी बोलते हैं। एडिक्टिव दवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करते हैं, यदि इनका बार बार उपयोग किया जाए तो एक प्रकार से लत इनकी लग जाती है। ठीक है, इनके बार बार खाने की इच्छा होती है। जैसे ड्रग्स का नाम आपने सुने ही होंगे, यहाँ पे मॉर्फिन है, ठीक है, हेरोइन है, ठीक है, और कोडीन है। ठीक है, तो ये नारकोटिक की कैटेगरी में आती हैं जिनको खाने से हमको लत लग जाती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है नॉन नारकोटिक दवाएं। नॉन नारकोटिक में मैं जो नाम आपको बता रहा हूँ याद करते चलना। ठीक है, तो जो नॉन नारकोटिक है इसमें आपको लत नहीं लगती। ठीक है, जब आपको ज़रूरत होती है तो आप खा सकते हो, बार बार भी यूज़ कर सकते हो, इनकी कोई लत नहीं लगती। जैसे आप यहाँ पे देखो एस्पिरिन है, या फिर अपन पीड़ाहारी में पैरासीटामॉल भी खा सकते हैं, पैरासीटामॉल, या दूसरी दवा है एनाल्जिन, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आइब्यूप्रोफेन, ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर तो डाइक्लोरोफेनिक सोडियम भी इसके कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो आपको एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, नॉन नारकोटिक में याद रखना है एनाल्जिन, ठीक है, आइब्रोफेन, ये चार बहुत आईएमपी हैं, और यहाँ पे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये आपको तो याद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना सब आपको याद करना है। तो ये जो नारकोटिक जो हैं, ये अधिकांश दवाएं क्या होती हैं, ये अफीम के उत्पाद कहलाते हैं। अफीम का नाम आपने सुना होगा ना, ठीक है, वो भी इसमें इसी कैटेगरी में आएंगे। अफीम के उत्पाद हैं, और जो अफीम है कई बार एग्जाम में आ जाता है, वो ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से उत्पन्न होता है। अब बात आती है यहाँ पे एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का एक बहुत विशेष कैरेक्टर रहता है, लक्षण रहता है, वो अपन देखते हैं। तो जो एस्पिरिन है उसमें क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग का गुण पाया जाता है, मतलब रक्त को जमने से वो रोकता है या रक्त को पतला करता है। ठीक है, इसलिए जिसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है,
उसके रोकथाम के लिए हम एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पिरिन और पैरासीटामॉल आईएमपी हैं, इसलिए हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यदि हम एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यदि इनका इसका रासायनिक नाम लिखें तो रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका जो रासायनिक नाम है वो हम लिख सकते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल है पूरा इतना। ठीक है, और इसकी दूसरी पोजीशन में क्या जुड़ा है, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अब बात आती है ये किसका है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात आती है पैरासीटामॉल की। तो हम पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार बना लेंगे। ये हमारा पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे एमीन ग्रुप होता है, यहाँ पे ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसको बोलते हैं एसिड एमाइड ग्रुप नीचे जुड़ा है, और ये पूरा फिनॉल है। ठीक है, ये पूरा फिनॉल है और ये नीचे एसिड एमाइड ग्रुप जुड़ा है। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एमाइड ग्रुप चौथी पोजीशन में जुड़ा है। ठीक है, 1 2 3 और चौथी पोजीशन में जुड़ा है, तो हो जाएगा 4 एसिड एमाइड फिनॉल। ये क्या है, हमारा पैरासीटामॉल है। अगली जो औषधि या जो दवा है वो है हमारा ज्वर रोधी दवा। ठीक है, ज्वर का मतलब होता है बुखार। ठीक है, या फिर शरीर का जो तापमान है वो कैसा हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बुखार या ज्वर आना। ठीक है, तो जो इन सब तीनों चीज़ों को ठीक करे ऐसी दवा का कहलाएंगी ज्वर रोधी, या इंग्लिश में उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक दवा। ठीक है, तो उसमें वही दवा आती हैं जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, एस्पिरिन है। ठीक है, पैरासीटामॉल है। मैंने इन दोनों के स्ट्रक्चर भी इसके पहले वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, तो उनको आप यहाँ से याद कर लेना है। तो जो अगला प्रकार है औषधियों का वो उसमें है प्रति सूक्ष्म जैविक, या इनको बोलते हैं अपन एंटी माइक्रोबियल्स दवा। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म जीवों का प्रतिकार करने वाली दवा, या सूक्ष्म जीवों को रोकने वाली जो दवाएं हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो ये 4 प्रकार हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। प्रतिजैविक है, इनका नाम आपने बहुत सुने होंगे, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, सल्फा ड्रग या सल्फा औषधि है, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। ये सभी आईएमपी टॉपिक है ना, एग्जाम में बार बार आए हुए हैं ये। ठीक है, फिर है विसंक्रामक, या इसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, और ये है एंटीसेप्टिक। ठीक है, या जो प्रतिरोधी है। तो एक एक करके देखते हैं, जिसमें जो अधिकांश क्वेश्चन है वो इससे बनते हैं, प्रतिजैविक से या फिर इन दोनों से। ठीक है, प्रतिरोधी या विसंक्रामक से। प्रतिसूक्ष्म जैविक में जो पहला प्रकार है वह प्रतिजैविक। ठीक है, एंटीबायोटिक। तो ये आईएमपी है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे फफूंद हो सकती है, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या हो, ये उत्पन्न होते हैं एवं दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। या फिर हम साधारण ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एक सूक्ष्म जीव से ये प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन 2 आईएमपी चीज़ें देखते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। जो पहला है वो है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये देखो, ये काम कहाँ आते हैं कि मान लो कोई बैक्टीरिया या जीवाणु हो, वो क्या हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर हो ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया हो, ठीक है, इन दोनों के विरुद्ध प्रभावी होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एक बड़े स्पेक्ट्रम में काम करने के लिए, मतलब ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के विरुद्ध ही प्रभावी होता है। अगला आता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये क्या करते हैं, या तो ये किसी एक के प्रति प्रभावी होते हैं, या तो ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लिए प्रभावी होंगे, या तो फिर, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति प्रभावी होंगे। दोनों के लिए नहीं होंगे। यदि दोनों के लिए होंगे तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अपन देखेंगे अभी इसमें कि कौन नैरो स्पेक्ट्रम है और कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे एक बहुत आईएमपी एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूँ, पेनिसिलिन का है। पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है वो क्या है, इसका नैरो स्पेक्ट्रम है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। यहीं हम बात कर लें एम्फिसिलिन की, जो पेनिसिलिन का ही डेरिवेटिव है, इसी से बनता है, ठीक है, एम्फिसिलिन। तो जो एम्फिसिलिन है वो क्या है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, अर्थात ये दवा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करेगी या उनके विरुद्ध प्रभावी रहेगी। तो जो आईएमपी प्रतिजैविक हैं, ठीक है, जो अपनों को ध्यान में रखना है वो है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, हम यदि इसको रखें संकीर्ण क्षेत्र स्पेक्ट्रम है, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसका यूज़ किस में होता है, टीबी के उपचार में होता है, ठीक है। तो ये, या फिर गले के जो संक्रमण होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अगला आपको प्रतिजैविक याद रखना है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अर्थात विस्तृत छेद एंटीबायोटिक है, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस, पैरासाइट या रिकेट्स है, ठीक है, उनको ठीक करने में काम आएगा ये, ठीक है। अगला है क्लोरेमफेनिकोल, ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अर्थात विस्तृत क्षेत्र एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये किसकी यूज़ में आएगा, टाइफाइड हो गया मान लो किसी को, ठीक है, तो ये वाला अपन दवा लेंगे क्लोरेमफेनिकोल वाली, ठीक है, प्रतिजैविक है, ठीक है। टाइफाइड हो गया, या मान लो किसी को निमोनिया हो गया, ठीक है, या फिर मूत्र नली में किसी को संक्रमण हो गया, कुकर खांसी हो गई, तो उसमें ये सब यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये टीबी के उपचार में होगी, ठीक है, संकीर्ण क्षेत्र है ये। और टेट्रासाइक्लिन विस्तृत क्षेत्र वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली प्रतिजैविक है, ठीक है। यूज़ में बता चुका हूँ, क्लोरेमफेनिकोल टाइफाइड की यूज़ में होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, निमोनिया के उपचार में भी ये यूज़ होता है। अब बात आती है, यहाँ पे दो टाइप की टर्म यूज़ होती हैं एग्जाम में, एक होती हैं जीवाणुनाशी और एक होती हैं जीवाणुरोधी। नाम से स्पष्ट है, जीवाणुनाशी मतलब जो जीवाणु का नाश कर दे, अर्थात उनको किल कर दे, ठीक है, ख़त्म कर दे। और जीवाणुरोधी मतलब जो सिर्फ जीवाणुओं को रोके, उनकी ग्रोथ को रोके। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, उनके ग्रोथ को रोकने वाले। तो जो पेनिसिलिन है और जो एमिनोग्लाइकोसाइड जो हैं वो क्या हैं, जीवाणुनाशी के प्रकार हैं। और यदि जीवाणुरोधी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से जीवाणुरोधी कौन है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन को, टेट्रासाइक्लिन को, क्लोरेमफेनिकोल को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जीवाणुरोधी के प्रकार हैं। तो देखो जो सल्फा औषधि है ना, ये क्या होती हैं, जो सल्फा औषधि हैं ये एंटीबायोटिक जैसी ही होती हैं, मतलब प्रतिजैविक जैसी होती हैं, ठीक है। बस इसमें इतना अंतर है कि जो प्रतिजैविक हैं वो क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन क्या होती हैं, जो सल्फा औषधियाँ हैं वो लैब में बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनका काम होता है सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर फंजाई है,
उनको किल करने के काम के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और इनका और भी यूज़ है, जैसे मूत्र नली का संक्रमण हो गया किसी को, उसको ठीक करना है, बैक्टीरिया फंजाई की वजह से होते हैं वो, ठीक है। गले में इन्फेक्शन है किसी को, ठीक है, या फिर निमोनिया है किसी को, तो उसके उपचार में भी ये यूज़ की जाती हैं सल्फ़र ड्रग। तो अपने को सिर्फ मेन मतलब है उनके नाम से। तो चलिए नाम देखते हैं। देखो इनके जितने भी नाम हैं वो नाम क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे सल्फ़ा याद रखना, हर किसी में वही आएगा, तो आपको नाम वैसे याद हो जाएंगे, आपको सिर्फ रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो। जैसे सल्फ़ा थायोजोल है, ठीक है, स्टेफिलोकोकस है, ये बस थोड़ी अलग है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और फिर है सक्सिनिल सल्फाथायोजोल, ये वैसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सल्फेनेमाइड भी आपको याद हो जाएगा, सल्फागुआडीन भी याद हो जाएगा, ठीक है, सल्फा डाइजीन भी याद हो जाएगा, और सल्फापिरिडीन, ये इनके प्रकार है। सब में सल्फा आता है, ये बस आपको याद रखना है थोड़ा सा। देखो जो अगला प्रकार है वो पूर्तिरोधी का है और विसंक्रामक का। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन या सांद्रता का खेल रहता है। देखिए जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, लिख लेते हैं यहाँ पे एंटीसेप्टिक, और इसको डिसइंफेक्टेंट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसमें यही अपन देखेंगे यहाँ पे कि क्या करते हैं, ये जीवित ऊतक जो रहते हैं ना, जीवित ऊतक या ह्यूमन बॉडी या जो मानव शरीर है, ठीक है, इससे इनको एंटीसेप्टिक को कोई हानि नहीं होती। जैसे अपन बोरोप्लस भी देखें तो बोरोप्लस भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक का प्रकार है। तो अपन क्या करते हैं, जो जीवित ऑब्जेक्ट हैं उनमें इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो विसंक्रमणी है ये निर्जीव वस्तु पर यूज़ होती हैं, जैसे कुर्सी है, चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है, फर्श है, ठीक है। तो उसमें अपन यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इनकी एग्ज़ाम्पल ही देखते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देखो आप, डेटॉल एक क्या है, एंटीसेप्टिक का गुण दर्शाता है, या फिर जो शेविंग क्रीम आती है उसमें क्या होता है, सेवलॉन वगैरह, ठीक है। तो वो क्या है हमारी, ये सब क्या है, पूर्तिरोधी हैं, एंटीसेप्टिक हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें एक्रोफ्लेविन, ये भी हमारा क्या है, ये एग्ज़ाम्पल आईएमपी आपको याद रखना है। या फिर आप याद करें मर्क्यूरोक्रोम, ये क्या है, सब ये इसके यूज़ हैं। अब यदि हम बात करें इसमें तो इसके एग्ज़ाम्पल भी बहुत हैं, जैसे हम SO3 ले लें या फिर क्लोरीन ले लें, ये क्या है, निर्जीव वस्तु पर यूज़ होते हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें फिनॉल की, तो यदि फिनॉल है, फिनॉल का कंसंट्रेशन अपने को ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि फिनॉल का कंसंट्रेशन 0.2%, ठीक है, से अधिक सांद्रता का है, तो वो किसके तरह यूज़ करेगा, विसंक्रमणी या फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में। यदि 0.2% से क्या हो, ये कम हो फिनॉल, तो ये एंटीसेप्टिक का यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आईएमपी एग्जांपल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मार्केट में किसके नाम से आता है, पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत कम सांद्रता में रहे तो ये यूज़ होता है, जैसे किसी के कान में डालने के या फिर दांत की सफाई के काम भी आता है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत आईएमपी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक नाम याद रखना, बाईथायोनॉल, ठीक है, बाईथायोनॉल। ये क्या होता है, ये साबुन में मिलाया जाता है, और साबुन में एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक साबुन आती है ना, साबुन, ठीक है, उसमें मिलाए जाने वाला ये प्रबल पदार्थ है, ठीक है। और इसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा, लाइजॉल, जो टीवी में ऐड आता है, ठीक है, लाइजॉल फर्श क्लीनर जो आता है ना, तो उसमें क्या होता है, साबुन का पानी रहता है, ठीक है। साबुन के पानी में हम मिलाते हैं या तो आर्थो, या तो पैरा, या तो मेटा, ठीक है, क्रिसॉल, ठीक है। साबुन के पानी में आर्थो, पैरा या मेटा क्रिसॉल मिला दें तो वो लाइजॉल बन जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। यदि फिनॉल का कंसंट्रेशन कितना रहे, 0.2% से कम रहे तो फिनॉल एंटीसेप्टिक है, और यदि ज़्यादा हो जाए तो विसंक्रामी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लो, जैसे बात करें हम, डेटॉल का कई बार पूछ लेता है,
कि डिटॉल है क्या। तो डिटॉल आप देखो यहाँ पे कौन से केमिकल होते हैं, यदि आपको याद रखना हो तो याद रखना क्लोरोजाइलिनॉल हो, और उसमें हम मिलाते हैं टर्पिनियोल। ये क्या है, दोनों मिलके डिटॉल का काम करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, प्रबल प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है। ठीक है, आयोडीन में पाया जाता है। या फिर आँख को साफ करने के लिए बोरिक एसिड का जो विलयन है, बोरिक अम्ल का बहुत तनु जो विलयन है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला रहे, वो आँख धोने के वाले काम बनाने वाले सॉल्यूशन में आता है। या फिर आपने एक नाम सुने होंगे, ट्रिंचर करके आता है। ठीक है, तो ट्रिंचर भी क्या है, एंटीसेप्टिक गुण रखता है। और ट्रिंचर में क्या होता है, 2 से 3% क्या होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन रहता है और एल्कोहलिक वाटर रहता है, मतलब एल्कोहलिक जल उसमें होता है। ठीक है, लगभग सभी दवाएं कंप्लीट हो गई हैं। यदि आपको और याद रखना है तो यहाँ पे प्रति मलेरिया एक और याद रख लेना, कि ऐसी दवा जो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ हो। तो जो प्रति मलेरिया एंटी मलेरिया दवाई हैं वो क्या होते हैं, एल्केलॉइड जो क्विनिन होते हैं उनके डेरिवेटिव होते हैं, जैसे क्लोरोक्विन एक आईएमपी दवा है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, क्लोरोक्विन। और दूसरा है, हम यहाँ पे देखें, पैराक्विन। ठीक है, पैराक्विन भी क्या होती है, इसके यूज़ में आती है पैराक्विन भी। तो ये सब हो गए हैं आपके ड्रग्स कंप्लीट।